नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि वो 3 कंटेंशियस फार्म लॉज को, विवादग्रस्त फार्म लॉज को रिपील कर देगी आने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में स्टार्टिंग 29 नवंबर 2021। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये 3 फार्म लॉज क्या है, इनका क्या मेन मकसद था जिसके चलते भारतीय सरकार और किसानों के बीच में साल से भी ज्यादा टाइम तक टकराव दिखने को मिला और अब इन 3 फार्म लॉज को कैसे रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले फार्म लॉज की बात करें, ये 3 फार्म लॉज जिसे इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2020 को इन 3 एग्रीकल्चर बिल्स को अनुमति दी। आइए सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला फार्म एक्ट। दोस्तों अगर इस एक्ट की बात करें तो इसका मेन मकसद किसी भी फार्म प्रोड्यूस के बनने से पहले फार्मर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट, समझौता, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जाता है, उसको प्रमोट करने का है। दोस्तों ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नेशनल फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए बना है और इस एक्ट के प्रोविजंस की बात करें तो ये फार्मर्स और बायर के बीच के एग्रीमेंट डिटेल्स जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ एग्रीमेंट, प्राइसिंग ऑफ प्रोड्यूस को क्लियरली ले डाउन करता है। दूसरा फार्म एक्ट। दोस्तों इस एक्ट की बात करें तो ये फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को कहीं पर भी आउटसाइड द ट्रेड एरियाज इंटर एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड व्यापार करने की अनुमति देती है बियॉन्ड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ एपीएमसी, जो अनलाइक एट प्रेजेंट फार्मर्स को मोर और लेस कंपल्सरी अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल ऑफ करना पड़ता है टू द एपीएमसी मार्केट्स। दोस्तों अगर इस एपीएमसी की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की बात करें तो ये मार्केट कमेटी है जिससे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी स्टेट्स पर ऑपरेट करते हैं और इस एपीएमसी का मेन मकसद फार्मर्स को क्रेडिटर्स और बाकी इंटरमीडिएरीज से बचाने के लिए स्थापित किया गया है ताकि फार्म टू रिटेल प्राइस अनरीजनेबल लेवल ना जाए और फार्मर्स को टाइमली पेमेंट मिलती रहे। तो दोस्तों इस एक्ट का मेन मकसद फार्मर्स को प्रॉफिटेबल प्राइस यानी किसानों को लाभदायक दाम मिलना फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस via alternative trading channels which includes even electronic trading। तो और दोस्तों इस एक्ट में क्लियरली ले डाउन है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मार्केट फी या सेस नहीं लगाएगी इफ फार्मर्स आर सेलिंग देयर प्रोड्यूस via alternative trading channels outside the premises of APMC। तीसरा फार्म एक्ट। दोस्तों इस एक्ट का मेन मकसद कुछ बेसिक कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को कंटिन्यूअसली इंश्योर करना है जैसे कि फूड स्टफ, ड्रग्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दोस्तों एज पर द एक्ट गवर्नमेंट कुछ बेसिक कमोडिटीज की प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करेगी सो दैट दे आर अवेलेबल एट फेयर कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स और इसी के चलते गवर्नमेंट इवन पैकेज प्रोडक्ट्स जिसको वो मानती है एसेंशियल कमोडिटी, उसके एमआरपी को भी फिक्स कर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि फार्मर्स ये 3 फार्म बिल्स का विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों फार्मर्स का मानना है कि ये 3 फार्म बिल से वो फायदे से ज्यादा नुकसान में रहेंगे जिसके चलते वो सड़क पर उतर आए हैं। फार्मर्स ये 3 फार्म बिल्स के अलावा एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस पर भी बिल की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि फार्मर्स का मानना है कि ये 3 फार्म बिल्स किसानों को बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी कंपनीज के रहम पर छोड़ देंगे। वो इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि किसान, छोटे किसान जिसकी बहुत छोटी जमीन है, वो बड़े कॉर्पोरेट से सौदे में शक्तिशाली रह पाएंगे। तो इसी के चलते फार्मर्स ये 3 फार्म बिल्स को कॉर्पोरेट फ्रेंडली और एंटी फार्मर एजेंडा समझ रहे हैं। इसी के चलते इंडियन फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स होने के बावजूद भी कोई फाइनल आउटपुट नहीं निकल कर आया। तो दोस्तों अब जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर कंसेंसस नहीं बन पाया इंडियन फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। पहला मुद्दा, दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेम किया, माना कि स्टेट गवर्नमेंट सेस लेवाई कर सकती है प्राइवेट मंडीज पर एपीएमसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इंडियन फार्मर्स का मानना था कि एपीएमसी के साथ प्राइवेट मंडीज के खुल जाने से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बिजनेस को प्राइवेट मंडीज अपनी तरफ खींच लेंगी जिससे कि गवर्नमेंट मार्केट्स और एपीएमसीज इनइफेक्टिव और रिडंडेंट, अनावश्यक हो जाएंगी और ऐसे में बड़े कॉर्पोरेट्स इस पूरे के पूरे फार्मिंग बिजनेस को ओवरटेक करके फार्म प्रोड्यूस को बहुत कम दामों में खरीदेंगे जिससे कि फार्मर्स को बहुत भारी नुकसान होगा।
दूसरा मुद्दा, सेंट्रल गवर्नमेंट दावा कर रही थी कि वो रिटर्न इंश्योरेंस देगी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, लेकिन फार्मर्स का मानना था कि ये 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस हो जाने से एपीएमसी खत्म हो जाएंगे और इसी के चलते फार्मर्स एमएसपी पर कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तार एक्ट की डिमांड कर रहे थे फॉर पैन इंडिया एंड फॉर ऑल क्रॉप्स। उनका मानना है कि ये सरकार द्वारा रिटर्न इंश्योरेंस को कानूनी डॉक्यूमेंट यानी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा मुद्दा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा कि वो स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देगी कि ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को रेगुलेट कर सके बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन किसानों द्वारा इस फार्म बिल को रिजेक्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि इन लॉज में कोई भी प्रोविजन नहीं था ट्रेडर्स व्यापारियों को रेगुलेट करने का। एज पर द न्यू लॉज कोई भी पैन कार्ड होल्डर किसी भी टाइम पर अनाज को होल्ड कर सकता है, किसी भी दाम पर अनाज को खरीद सकता है मार्केट से। चौथा मुद्दा, सेंट्रल गवर्नमेंट दावा करता है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ के चलते अपनी किसी भी शिकायत को कोर्ट के आगे अपील कर सकता है। कोर्ट के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और साथ में यह भी दावा करता है कि किसान की जमीन को गिरवी नहीं रखा जा सकता लोन देने के लिए। लेकिन किसानों का मानना है कि इतिहास से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पर बड़ी कंपनियों ने फार्म प्रोड्यूस को सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करके उन्हें प्रोड्यूस का प्राइस देने से मना कर दिया और इसी के चलते प्राइस ना मिलने के कारण किसानों को डेट ट्रैप कर्जे के जाल में फंसाकर उनसे जमीन हासिल कर ली गई। तो दोस्तों, इन्हीं मुद्दों के कारण सरकार ने ये 3 फार्म बिल जो कि सरकार दावा करती है कि ये छोटे किसानों को सशक्त और मजबूत करने के लिए लागू किए गए थे, पर क्योंकि सरकार किसानों को इनके फायदे पर विश्वास नहीं दिलवा पाई, इसी के चलते सरकार ने गुरपूरब यानी गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर ये 3 फार्म बिल्स को रद्द करने का फैसला लिया। तो आइए अब समझते हैं कि किसी भी बिल यानी फार्म बिल को रिपील रद्द करने के लिए क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी बिल को लागू या रद्द कर सकता है और बाकी सभी बिल्स की तरह ये रिपीलिंग और अमेंडमेंट बिल भी ठीक उसी प्रकार पास किया जाएगा जैसे कि बाकी सभी बिल्स पास होते हैं। यानी दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होना चाहिए और उसके बाद प्रेसिडेंट की अनुमति बहुत जरूरी है किसी भी बिल को लॉ में बदलने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप लोगों के क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दैट्स ऑल फ्रॉम योर ज्ञान पार्टनर आई शिफा गुप्ता फ्रॉम शिफा की पाठशाला, साइनिंग ऑफ एट द मोमेंट। वंस अगेन नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।